नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में बड़ा खेला होते होते रह गया, या यूं कहा जाए कि बिहार में बड़ा खेला हो गया। 20 साल के अपने शासनकाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहली बार ऐसे दो काम करने पड़ गए जो नीतीश कुमार इससे पहले कभी करना नहीं चाहते थे। 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल फुल हो गया। फुल हो गया मतलब जितने मंत्री बन सकते थे, बनाए जा सकते थे, उतने मंत्री बन गए। जबकि इससे पहले नीतीश कुमार हमेशा अपनी कैबिनेट में कुछ पद खाली रखा करते थे, ताकि वो गाजर की तरह लटका कर रखे अपने विधायकों के सामने कि देखो, ठीक से काम करोगे, वफादारी से काम करोगे, तो कभी भी मैं मंत्री बना सकता हूं। और इससे भी बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि अब उनके गठबंधन के सहयोगी यानी जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जितने मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार के गठबंधन के सहयोगी यानी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने विधायकों की संख्या उसके मुकाबले कहीं ज्यादा हो गई है। अब कुछ लोग इसको नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इससे बड़ी बेइज्जती नीतीश कुमार की इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए कि नीतीश कुमार तक ठीक है, हम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को नेता तो नहीं मानेंगे, और अब नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाना चाहिए। तमाम चीजें आप देख ही रहे होंगे, कल इसको लेकर तमाम विश्लेषण आ गए हैं। लेकिन आज मैं नीतीश कुमार की बात करने नहीं आया हूं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करने नहीं आया हूं। आज मैं इस देश के मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस की बात करने आया हूं, जिस पर यह ठीकरा फूटता रहता है कि 2020 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ने ढंग से विधानसभा का चुनाव लड़ा होता, सही तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया होता, सही तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चलाया होता, तो शायद 2020 में ही बिहार में नीतीश कुमार प्लस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई हो गई होती और विपक्षी गठबंधन की सरकार बन गई होती। तो एक तरफ एनडीए में इतना घमासान मचा हुआ है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है, भाजपा एक एक करके अपने तमाम पत्ते खोलते हुए जा रही है, और भाजपा की हर चाल ये बता रही है कि नीतीश कुमार कितने बेबस होते चले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कई तरह की खबरें निकल कर सामने आने लगी है। आपको याद होगा, हमने अपनी कई स्टोरी में आपको बताया कि राहुल गांधी किस तरह से बिहार के दौरे पर गए। हाल के दिनों में दो बार वो बिहार के दौरे पर गए। पहली बार जब वो बिहार के दौरे पर गए, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीधे सीधे कहा, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कोई गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, और सबको मिलकर सिर्फ एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। यानी नीतीश कुमार भाजपा को हराकर सत्ता से बाहर करना है, विपक्षी गठबंधन यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमें सरकार बनानी है। उसके बाद वो राबड़ी देवी के आवास पर भी गए, यादव परिवार से मुलाकात भी की उन्होंने। लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रबड़ी देवी, इन सब से मुलाकात की, और इन सब की बात फोन से अपनी माता यानी सोनिया गांधी से भी करवाई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक अलग तरह की, और मैं इसको यूं कहूंगा कि अजीब तरह की खबरें चलनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी कांग्रेस में सफाई अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी जितने भी स्लीपर सेल हैं, उनके नेताओं को एक एक करके पहचान के उनको उनके घर बिठाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो घोषित रूप से मार्गदर्शक मंडल है, लेकिन कांग्रेस में अघोषित रूप से एक मार्गदर्शक मंडल बनाया जा रहा है। कई नेताओं की छटनी की जा रही है, कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं। ये तमाम चीजें हम आपको लगातार बता रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से बदलाव राहुल गांधी ने किया, जब वो दो बार बिहार के दौरे पर गए, उसके बाद बिहार के मिजाज को थोड़ा बहुत समझा उन्होंने, और बिहार के प्रभारी उन्होंने बदल दिए। कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया, वो भी बिहार के दौरे पर गए। अलका लांबा वो बिहार के दौरे पर गईं, और कृष्णा अल्लावरू ने बाकायदा कांग्रेस नेताओं के, बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक में कह दिया, चुनाव जीतने के लिए काम करना है, गुटबाजी हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दिल्ली दरबार के चक्कर काटना बंद कर दीजिए, और चुनाव जीतने वाली सीटों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। निश्चित तौर पर गठबंधन में आखिरी समय तक मोलभाव होता रहता है, लेकिन बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी ने साफ साफ कह दिया कि कम से कम 3 दर्जन सीटें चुनिए, यानी 36 के लगभग आसपास ऐसी सीटें चुनिए जहां कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ सके,
ताकि कांग्रेस जो 2020 में जो ठीकरा फूटा था कांग्रेस के सर पर, वो इस बार ना फूटे, क्योंकि तमाम जानकार ये मानते हैं कि अगर 30 से ऊपर कांग्रेस पहुंच जाती है तो फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनना लगभग लगभग असंभव हो जाएगा। और अगर 36 सीटें कांग्रेस लेकर आ जाती है बिहार के विधानसभा चुनाव में, तो फिर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार यानी एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। ये तमाम तैयारी चल ही रही थी। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच पिछले कुछ दिनों से बिहार से दो नेताओं के नाम बहुत चर्चा में हैं। एक कन्हैया कुमार, एक पप्पू यादव। कभी खबरें आती हैं कि पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कभी खबरें आती हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार जाने का आदेश दे दिया गया है। वो कन्हैया कुमार जो इससे पहले बिहार में कोई चमत्कार नहीं कर पाए थे, लोकसभा का चुनाव हारे और हारने के बाद बिहार को एक तरह से उन्होंने छोड़ दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर बहुत अच्छा करते हैं, छात्र आंदोलन से निकले हैं तो बोलते भी बहुत अच्छा है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह की कौशल और योग्यता की जरूरत होती है, वो कन्हैया कुमार में है या नहीं, ये कांग्रेस ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनका नाम चलाया जा रहा है। पप्पू यादव का भी नाम चलाया जा रहा है। और यहीं से एक सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि राहुल गांधी जिस पुरजोर तरीके से बिहार में कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके इस मिशन में कोई सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है? कोई जानबूझकर इस तरह की खबरें प्लांट करने की कोशिश कर रहा है? कोई जानबूझकर राहुल गांधी को एक भंवर में फंसाने की कोशिश कर रहा है? और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो बहुत ही छोटे मार्जिन से जीता या हारा जाता है। पिछली बार तो दोनों गठबंधन में यानी एनडीए गठबंधन में और विपक्षी गठबंधन में जीत हार का मार्जिन 0.03% था। 243 सदस्यीय विधानसभा है, 122 से ये सरकार बनाने के लिए बहुत मुश्किल से पिछली बार एनडीए गठबंधन 125 सीटें जीत पाई थी। और ऐसे माहौल में जिन दो नेताओं के नामों को आगे प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, छापा जा रहा है या पता नहीं छपवाया जा रहा है, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल किस तरह के खड़े होते हैं, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। लेकिन पहले जरा इन दोनों नेताओं पे आ जाते हैं। कन्हैया कुमार की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, छात्र राजनीति से शुरुआत की और बाकायदा 2019 में ये सीपीआई के टिकट पर बिहार के बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़े थे गिरिराज सिंह के खिलाफ। उस समय राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी ने अगर अपना उम्मीदवार वहां नहीं उतारा होता तो शायद कन्हैया कुमार के लिए संभावनाएं होती। लेकिन लालू यादव कतई नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय हो। उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। नतीजा यह रहा कि कन्हैया कुमार बुरी तरह से 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए गिरिराज सिंह से। उसके बाद क्या हुआ? कन्हैया कुमार समझ गए कि सीपीआई से चुनाव जीत नहीं सकते, तो जिस पार्टी ने उनको पहले छात्र नेता बनाया, फिर लोकसभा का चुनाव लड़वाया, उस पार्टी को छोड़कर कन्हैया कुमार कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आए, कांग्रेस को यह कहा गया कि बिहार में एक बड़ा युवा नेता मिल गया, लेकिन बिहार का रुख फिर कन्हैया कुमार ने किया नहीं। जो उम्मीद थी कांग्रेस को, कन्हैया कुमार उस तरह का नतीजा नहीं दिखा पाए। फिर कन्हैया कुमार दिल्ली की राजनीति में आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़े मनोज तिवारी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में। और क्या था उसमें? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था। दोनों के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे वो। और कांग्रेस नेताओं को संतुष्ट करने की बजाय वो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास चले गए, क्योंकि उनको लगा कि अब यही चुनाव जितवा सकते हैं। चुनाव हार गए, फिर लंबे समय तक कन्हैया कुमार गायब हो गए। फिर उसके बाद लंबे समय के बाद आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। और अब उन्हीं कन्हैया कुमार को एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में भेजा जा रहा है। बेगूसराय गए, अपने गांव गए और वहां जाके क्या बोल दिए कि अगर राष्ट्रीय जनता दल हमारी बात नहीं मानेगा तो कांग्रेस पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब सोचिए कि जिन कन्हैया कुमार को लालू यादव ने लोकसभा नहीं जाने दिया, लोकसभा जाने से रोकने के लिए हर संभव उपाय कर दिए, अगर कांग्रेस उस कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में उतारेगी, अगर कांग्रेस उन कन्हैया कुमार को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, और अगर कन्हैया कुमार अपने ही अंदाज में ये कहते हुए नजर आएंगे कि अगर लालू यादव ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो कांग्रेस पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ लेगी, तो फिर ऐसे में महागठबंधन का क्या होगा, विपक्षी एकता का क्या होगा?
दिल्ली का उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन दिल्ली और बिहार में बेसिक फर्क है जिसको समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली में कांग्रेस का ध्येय था आम आदमी पार्टी को चुनाव हराना। कांग्रेस कामयाब हो गई, अरविंद केजरीवाल को हरवा दिया, मनीष सिसोदिया को हरवा दिया, सौरभ भारद्वाज को हरवा दिया, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को हरवा दिया। लेकिन बिहार में कांग्रेस का उद्देश्य चुनाव हरवाना नहीं है। बिहार में कांग्रेस का उद्देश्य राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके विपक्षी गठबंधन दल की सरकार बनवाना है, क्योंकि ये बात राहुल गांधी भी बखूबी समझते हैं, कांग्रेस भी बखूबी समझती है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए भी लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या राहुल गांधी कन्हैया कुमार जैसे नेता को बिहार कांग्रेस की कमान सौंपने का जोखिम ले सकते हैं? लेकिन फिर भी खबरें चल रही हैं, चलवाई जा रही है। दूसरे नेता पप्पू यादव जमीनी नेता है, लगातार संघर्ष किया, बाहुबली नेता है, जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, रिस्क लेने में माहिर है। ये तमाम चीजें उनकी खासियत है। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो बिहार की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में पप्पू यादव भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। कैसे? 2024 का लोकसभा चुनाव, लगातार चाहने के बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को पूर्णिया लोकसभा सीट नहीं दी। और उसके बाद क्या हो गया? निर्दलीय लड़ गए, निर्दलीय चुनाव जीते, लोकसभा के सांसद बन गए। सांसद वो निर्दलीय है, लेकिन कांग्रेस के नेता के तौर पर ही उनका परिचय दिया जाता है। आजकल ये खबरें चल रही है कि पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक नाम मैंने बताया आपको, कन्हैया कुमार, दूसरा नाम पप्पू यादव। अब इन पप्पू यादव साहब के साथ लालू यादव के और खासतौर से तेजस्वी यादव के तल्ख रिश्ते जग जाहिर है। अभी हाल ही में पप्पू यादव से जब सवाल पूछा गया था तो राष्ट्रीय जनता दल की तुलना उन्होंने एक जानवर से कर दी। आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा किस जानवर से उन्होंने की। अब अगर उन पप्पू यादव साहब को कांग्रेस पार्टी बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो क्या महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा, जो राहुल गांधी का अपना एजेंडा है? शायद नहीं। लेकिन इन दोनों नेताओं को लगातार प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए मैंने कहा कि क्या राहुल गांधी को एक जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस समय कांग्रेस के लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ना ज्यादा जरूरी है कि इस समय कांग्रेस के लिए महागठबंधन के साथ लड़कर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन से बाहर करना जरूरी है। क्योंकि ये बात सही है कि आने वाले कई चुनावों तक कांग्रेस अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना सकती। ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। इसलिए अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ट्यूनिंग लगातार मजबूत होती जा रही है। दूसरी तरफ बिहार में जो ट्यूनिंग मजबूत होती हुई दिख रही थी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, उस ट्यूनिंग को कमजोर करने के लिए बार बार पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं का नाम प्रमोट किया जा रहा है। इसके पीछे के षड्यंत्र को, इसके पीछे के चाल को समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ जाना होगा। 2020 का पिछला विधानसभा चुनाव का आंकड़ा क्या कहता है, अगर उसको सीधे सीधे आप देखें तो 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल से, उस समय लालू यादव जेल में थे, तेजस्वी यादव से लड़ झगड़ कर चुनाव लड़ने के लिए 70 विधानसभा सीटें ले ली थी, और 70 विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो पाई सिर्फ 19 विधानसभा सीट। जबकि इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यानी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 2015 के 27 के मुकाबले 2020 में घटकर सिर्फ 19 रह गई। वोट मिला 9.48%। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने अपने 2015 के प्रदर्शन को ही दोहरा दिया होता तो फिर शायद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, फिर 3-4 सीटों की कमी होती तो कई तरह के झोलझाल हो सकते थे उस समय। और वोट का आंकड़ा मैंने आपको पहले बता दिया कि दोनों गठबंधन में जो वोट का प्रतिशत था वो सिर्फ 0.03% था। एनडीए गठबंधन को बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में 37.26% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन को 37.23% वोट मिले थे। जहां जीत हार का मार्जिन इतना ज्यादा कम हो, वहां पर एक बड़ी पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी में ऐसे नेताओं को कमान सौंपने की खबरें छप रही है या छपवा
दबाई जा रही है, जिन नेताओं के संबंध महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ सहज नहीं है, अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। और इसीलिए बार-बार ये बात उठकर आ रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेल रही है, नीतीश कुमार को दबाने का, नीतीश कुमार को बार-बार अपमानित करने का। दूसरी तरफ क्या अपने स्लीपर सेल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक खेल कांग्रेस के साथ भी खेल रही है? क्योंकि कांग्रेस का अलग होना या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के बीच में खटास आना, ये सीधा-सीधा बताएगा कि एक बार फिर से महागठबंधन बिहार में विधानसभा का चुनाव हारने जा रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सफाई अभियान चला रहे हैं राहुल गांधी, स्लीपर सेल के नेताओं को घर बिठा रहे हैं राहुल गांधी, फ्रेंचाइजी मॉडल चलाने वाले नेताओं को घर बैठा रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन बिहार का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। बिहार का विधानसभा चुनाव ये बताएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पहले गिर पाएगी या नहीं, या नरेंद्र मोदी 5 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और इसलिए बिहार के विधानसभा चुनाव में शह मात के लिए हर तरह के दांव खेले जा रहे हैं। और इन दांवों के बीच राहुल गांधी क्या इन चालों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, अब ये तो राहुल गांधी ही जाने, कांग्रेस पार्टी ही जाने। लेकिन जिस तरह की खबरें छप रही हैं, जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है, उन खबरों को लेकर मैं एक छोटी सी जानकारी आपके सामने आया था। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्च। नमस्कार।